everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. In this video we are going to study about ordinal utility approach. अभी तक हमने जाना था कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है. उसमें हमने दो केसेस पढ़े थे, वन कमोडिटी एंड टू कमोडिटी केस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व या फिर हेक्सियन एनालिसिस भी बोला जाता है. क्यों कहा जाता है हेक्सियन एनालिसिस? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का, ये J.R. हेक्स और R.G.D. एलन ने दिया है. तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के क्या दो नाम हैं? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच और दूसरा क्या नाम है? हेक्सियन एनालिसिस. अब ये होता क्या है? According to this concept, a consumer can rank various combination of goods and services in order of his preferences. Now let's understand it with the help of an example. समझिए ऑरेंज और मैंगोज हैं या ऑरेंज और एप्पल्स हैं. आपको और आपके फ्रेंड को, दो तीन फ्रेंड्स हैं, किसी को ऑरेंजेस ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, किसी को एप्पल ज़्यादा पसंद हो सकते हैं. दोनों चीज़ें आपके सामने रखी. आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद होगी यू आर गोइंग टू कंज्यूम इट मोर. तो यानी आपने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रैंक कर लिया कि हमें ऑरेंजेस ज़्यादा पसंद हैं तो उसे हम नंबर 1 पे रखेंगे, हमें एप्पल्स कम पसंद हैं तो उसे हम नंबर 2 पर रखेंगे. Let's see again. According to this concept, a consumer can rank. वही कि ऑरेंज ज़्यादा पसंद है तो it's going to be on number 1. एप्पल्स कम पसंद है तो it's going to be on number 2. Various combinations of goods and services in order of his preferences. Preferences मतलब आप जिस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें. Now, what is the meaning of indifference curve? Indifference curve का क्या मतलब होता है? कर्व टर्म कहीं भी आ जाए मतलब ग्राफ. सो इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स एमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट. अब इंडिफरेंट का क्या मतलब है? मतलब आपने 2 ऑरेंजेस खाए और 4 एप्पल्स खाए, टोटल 6 है. अब आपने दूसरा, ये एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन खाया जिसमें 3 ऑरेंजेस थे और 3 एप्पल्स थे. तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला आउट ऑफ 2 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स, वही सेम सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा 3 ऑरेंजेस और 3 एप्पल्स कंज्यूम करने के बाद. तो इसी को कहते हैं इंडिफरेंट. मतलब कॉम्बिनेशन कोई भी था लेकिन आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो सेम था दोनों कॉम्बिनेशंस के लिए. मीन्स यू वर इंडिफरेंट इन बोथ द केसेस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडिफरेंस कर्व विद द हेल्प ऑफ अ स्केड्यूल. देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स फ्रूट्स के लिए थे, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. सपोज़ करिए ये कॉम्बिनेशन है. मैंने बताया था कि अगर 2 ऑरेंज या 4 एप्पल्स खाए हैं या 3 ऑरेंज या 3 एप्पल्स खाए हैं, दोनों ही केसेस में उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस हैं PQRST, इसमें क्या हुआ है? P कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर है उसने 1 ऑरेंज कंज्यूम किया है और 15 एप्पल्स कंज्यूम किए हैं, और जो उसको सेटिस्फैक्शन मिला है उसे हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सेकेंड केस में एक कंज्यूमर ने 2 ऑरेंजेस कंज्यूम किया है और 10 एप्पल्स कंज्यूम किया है. इस केस में जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसे हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसी तरीके से 3 और 6 के केस में R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 और 3 के केस में S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 5 ऑरेंजेस और 1 एप्पल के केस में हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो आपका है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, जो कि चाहे P हो, चाहे Q हो, चाहे R हो, चाहे S हो, चाहे T हो, हर एक लेवल पर सेटिस्फैक्शन लेवल इज़ सेम. तो चलिए देखते हैं कि इसमें हम कर्व कैसे बनाएंगे. एक हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस.
अब ये कैसे हमें पता चलेगा कि ऑरेंजेस को हम एक्स पे रिप्रेजेंट करें या एप्पल्स को एक्स पे रिप्रेजेंट करें? हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज़ को हम सैक्रिफाइस कर रहे होंगे उसको हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां हम गेन कर रहे हैं उसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऑरेंज के केस में आप देखिए, फर्स्ट जो पी वाला कॉम्बिनेशन है उसमें उसने कंज्यूमर ने एक ऑरेंज खाया है, सेकेंड केस में उसने 2 ऑरेंजेस खाए हैं, थर्ड केस में उसने 3 ऑरेंजेस खाए, यानी हर एक लेवल पर नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं। इन केस ऑफ एप्पल, फर्स्ट केस में 15, देन 10, देन 6, देन 3, देन 1, यानी हर एक केस में जो एप्पल्स है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं और यानी सैक्रिफाइस हो रहे हैं। तो इसको हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं और यहाँ पर हम गेन कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को गेन करते हैं उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स एक्सिस पर, यानी आपके ऑरेंजेस एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट होंगे और एप्पल्स कहाँ रिप्रेजेंट होंगे? आपके वाई एक्सिस पर, क्योंकि वाई एक्सिस पर हम वो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम सैक्रिफाइस कर रहे हों। अब चलिए फर्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं, 1 ऑरेंज एंड 15 एप्पल्स। तो 1 ऑरेंज और 15 एप्पल्स, 15 कहाँ पर है? हमने 0, 3, 6, 9, 12, 15 इस तरीके से मार्किंग किया है। एप्पल्स कितने हैं? 15। ऑरेंजेस कितने हैं? 1। ये कॉम्बिनेशन हो गया। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये आपका? पी। सेकेंड कॉम्बिनेशन, 2 ऑरेंजेस एंड 10 एप्पल्स। 2 ऑरेंजेस एंड 10 एप्पल्स, 10 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? क्यू। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या है? 3 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस, 3 एप्पल्स एंड 6 ऑरेंजेस। फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या है? 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स, 4 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स। फिफ्थ कॉम्बिनेशन क्या है? 5 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज, 5 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज। पी क्यू, ये आर को रिप्रेजेंट एस टी। ये आपको पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे, पी क्यू आर एस टी, एंड वी विल गेट एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व। अब कंज्यूमर चाहे पी पॉइंट पर हो, चाहे क्यू पॉइंट पर हो, चाहे आर पॉइंट पर हो, चाहे एस पर हो, चाहे टी पर, एट एवरी पॉइंट ही इज इक्वली सेटिस्फाइड, मीन्स ही इज इनडिफरेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इनडिफरेंट मतलब सेम सेटिस्फैक्शन लेवल। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टर्म कि हमने इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाया है। इंडिफरेंस कर्व में हमेशा कॉम्बिनेशंस की बात होगी, एक गुड्स की बात नहीं होगी। कॉम्बिनेशंस, एक एप्पल 15 ऑरेंजेस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कॉम्बिनेशंस लेना है गुड्स का, सिंगल गुड्स को यूज़ नहीं करना है। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। Indifference map is the family of indifference curves that represent consumer preferences over the bundles of two goods. इंडिफरेंस कर्व में क्या था? हमने एक कर्व ड्रॉ किया था, वो हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया था। लेकिन इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे कर्व्स होते हैं। इंडिफरेंस मैप इज़ द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। भाई एक फैमिली होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, फादर, मदर, ब्रदर्स, सिस्टर्स, कज़न्स। तो एक फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो जैसे इंडिफरेंस फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, वैसे इंडिफरेंस मैप जो कि फैमिली है इंडिफरेंस कर्व की, यानी बहुत सारे उसमें इंडिफरेंस कर्व होंगे। ये ठीक है। कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंज्यूमर कितना किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है ओवर द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। नाउ हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? हायर द इंडिफरेंस कर्व, एक ये है, सपोज करिए ये IC1 है, IC2 है, IC3 है, IC4, ये 4 आपके इंडिफरेंस कर्व है।
अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मतलब ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है ये आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है और IC1 आपको मिनिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। कैसे, आपको कैसे पता चलेगा? जो इंडिफरेंस कर्व, पहले तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, जो इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? हम हमेशा x और y एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीक़े से। यहाँ का अगर एरिया देखें और यहाँ का एरिया देखें, किसका एरिया ज़्यादा होगा, IC1 के केस में या IC4 के केस में? ऑब्वियसली ये वाला जो एरिया है आपका, वो एरिया इन कंपैरिजन टू IC1 ज़्यादा होगा। तो जिस कर्व का एरिया ज़्यादा होगा वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी अगर इसके सारे कंपेयर करें हम तो IC1 का सबसे कम है, उससे ज़्यादा IC2 का होगा, उससे ज़्यादा IC3 का होगा और सबसे ज़्यादा IC4 का होगा। क्लियर? तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? जब हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किस चीज़ का, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का। इंडिफरेंस मैप क्या है? जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर होगा वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड करेगा और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम सेटिस्फैक्शन लेवल प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जो एरिया होगा वो IC4 यानी जो सबसे हायर लेवल पे है वो सबसे ज़्यादा कवर होगा उसमें। Now let's start with another topic, marginal rate of substitution. Now what is marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution refers to the rate at which the commodities can be substituted with each other so that the total satisfaction of the consumer remains the same. हमने क्या पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व में कि कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स होता है। जो हमने एग्जांपल पढ़ा था, ऑरेंजेस हमारे 1 2 3 4 5 थे, एप्पल्स हमारे डिक्रीज़ हो रहे थे। तो फर्स्ट केस में एक ऑरेंज था और 15 एप्पल्स थे, यानी एक ऑरेंज और 15 एप्पल्स तो फर्स्ट केस में था। सेकेंड केस में जब आप आए तो हमारे 10 एप्पल्स हो गए, यानी 2 ऑरेंजेस हमको कंज्यूम करने के लिए हमें 5 एप्पल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा यानी सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। तो एक कंज्यूमर कितना विलिंग है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को सैक्रिफाइस करने के लिए या सब्स्टिट्यूट करने के लिए ताकि वो दूसरे वाले गुड को और ज़्यादा कंज्यूम कर सके। दिस इज़ MRS। सो MRS इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा बी क्या है? जिस कॉमोडिटी को हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और डेल्टा ए क्या है? जिस कॉमोडिटी को हम गेन कर रहे हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स सी। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था P, वहाँ पर ऑरेंजेस कितने थे? 1, एप्पल्स कितने थे? 15। वहाँ पर कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा था। सेकेंड केस पे आएंगे तो यानी पीक में कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है। सेकेंड केस Q का था, जहाँ पर हमारे 2 ऑरेंजेस थे, यानी गेन कितने का हो रहा है? अगर हम फॉर्मूले में पुट करें Q इज़ इक्वल टू MRS एट Q पॉइंट इज़ इक्वल टू डेल्टा B अपॉन डेल्टा A। तो डेल्टा A कितना हुआ? 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1 और डेल्टा B कितना हुआ? 15 - 10 इज़ इक्वल टू 5 अब R पॉइंट पर MRS कितना होगा? अगेन 10 - 6 4 डेल्टा B अपॉन डेल्टा A इज़ इक्वल टू 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4 and 3 - 2 1 अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 15 - 10, ये है आपका। अच्छा, R पॉइंट पर 4 निकला। S पॉइंट पर MRS एट पॉइंट S इज़ इक्वल टू 6 - 3 अपॉन 4 - 3 3 अपॉन 1 इज़ इक्वल टू 3। MRS एट पॉइंट T इज़ इक्वल टू
3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, 5 देन 4 देन 3 देन 2, यानी जो आपका कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, यानी जो आपने कर्व बनाया होगा इंडिफरेंस कर्व का वो आपका रॉन्ग नहीं है। हम ये इस कर्व को इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड MRS विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल। अब ये जो हमारा स्केड्यूल है यहाँ पर हम देख सकते हैं वही सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है, जहाँ पर हमारे ऑरेंजेस थे 1 2 3 4 5, जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है MRS में A से, और एप्पल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है B से। ये एप्पल्स हैं हमारे, वही सेम एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर 15 10 6 3 1, जैसे कि मैंने इंडिफरेंस कर्व में भी बताया था कि जब हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई भी सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, क्योंकि उससे पहले की पोजीशन तो हमें पता नहीं, हम पॉइंट P से लेके चल रहे हैं, तो पॉइंट P पर हमारा कोई सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा कॉलम रहेगा MRS वाला, ये MRS का कॉलम है, ये हमारा ब्लैंक रहेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन में 15 माइनस 10 5, तो 5B अपॉन 2 माइनस 1 1A। R पॉइंट पर 10 माइनस 6 4B, 3 माइनस 2 1A। S के केस में 6 माइनस 3 3, 4 माइनस 3 1। T के केस में 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 4 1। तो ये जितने भी हमारे A वाले कॉम्बिनेशन हैं जहाँ पर हम गेन कर रहे हैं, वहाँ पर आप ध्यान दीजिए हर जगह जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है। 1 यूनिट ऑफ चेंज, जिसका 1 यूनिट का जब चेंज होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, मार्जिनल, यानी मार्जिनल यूनिट से डिफरेंस आ रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए हम दूसरे गुड्स की कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। Now let's start with another topic, assumptions of indifference curve. First assumption क्या है, 2 commodities, यानी जो कंज्यूमर होता है वो सिर्फ 2 कमोडिटीज़ खरीदता है। प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता है, आप कि हाँ जैसे ग्रॉसरी का ही सामान आता है तो बहुत सारा आता है, वेजिटेबल्स भी बहुत सारी आती हैं। आप जो है जब कहीं कोई एसेसरीज़ परचेज़ करते हैं या कपड़ा परचेज़ करते हैं, बहुत सारे करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एज्यूम किया गया है कि एक कंज्यूमर सिर्फ 2 ही कमोडिटीज़ को परचेज़ कर सकता है। ओनली 2 कमोडिटीज़ आर कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर विच प्रैक्टिकली डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए ये एज्यूम किया गया है ऑन विच ही स्पेंड्स ऑल हिज इनकम। ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपने ऑरेंजेस और एप्पल्स लिए और अपनी जितनी 10,000 15,000 50,000 जो इनकम थी वो उसी पर खर्च कर दी। नो, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन इंडिफरेंस कर्व के केस में ये हमारा एजम्पशन है कि एक कंज्यूमर सिर्फ 2 कमोडिटीज़ ही परचेज करता है और उन दोनों कमोडिटीज़ पर अपनी सारी इनकम खर्च कर देता है, और विच इज़ फिक्स्ड गिवन कांस्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स। और तीसरा क्या है इसी पॉइंट में कि ऑरेंजेस और एप्पल्स का रेट कभी नहीं चेंज होगा। ये भी प्रैक्टिकली नहीं होता है। जो भी कमोडिटी होती है उसका प्रैक्टिकली प्राइस चेंज होता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, अनियन है, टमाटो है, हर चीज़ का प्राइस चेंज होता रहता है। बट यहाँ पर 2 कमोडिटीज़ परचेज करना है, इनकम फिक्स है और जो दोनों कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो भी कांस्टेंट हैं। Now another assumption of indifference curve is non-satiety. Non-satiety means satisfaction. Non-satiety means एक कंज्यूमर को ये एज्यूम किया जाता है कि उसे कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। अगर हम ये एज्यूम ना करें तो एक कंज्यूमर जब सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो सेकेंड कॉम्बिनेशन ट्राई ही नहीं करेगा। 1 ऑरेंज 15 एप्पल्स, 2 ऑरेंज 10 एप्पल्स। तो ये सेकेंड कॉम्बिनेशन क्यों आया? क्योंकि वो फर्स्ट कॉम्बिनेशन से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था।
तो इंडिफरेंस कर्व का सेकेंड अजम्पशन है दैट अ कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी नॉन सैटिस्फाइड, मीन्स ही इज़ नेवर गोइंग टू अचीव हिज सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम, जिस लेवल पर हम मैक्सिमम जो लेवल होता है हमारा उसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल में क्या था कि हम यूटिल्स प्रोवाइड करते थे, हमें ऑरेंज खाने से 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, एप्पल्स खाने से हमें 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे एप्पल्स खाने से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इन कंपैरिजन टू ऑरेंजेस। सो दिस इज ऑर्डिनल यूटिलिटी, मीन्स अ कंज्यूमर कैन रैंक द कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट assumption इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी जो हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पढ़ा था उसमें क्या देखा था कि फर्स्ट केस में 15 एप्पल्स थे, देन 10, देन 6, देन 4, देन 3। तो ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है। एक एक्स्ट्रा ऑरेंज कंज्यूम करने के लिए हम एप्पल्स को सैक्रिफाइस कर रहे थे, लेकिन हर बार जो सैक्रिफाइस कर रहे थे, जो सब्स्टिट्यूट हो रहा था, वो अमाउंट हर बार डिक्रीज होता जा रहा था। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर मीन्स ये एज्यूम किया गया है कि एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मैक्सिमाइज कर नहीं पाएगा। अगर कर लेगा तो नॉन सैटिस्फैक्टरी वाला एजम्पशन यूजलेस हो जाएगा। तो रैशनल है, यानी वो अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने की कोशिश करेगा। नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस curve. Now the first property is indifference curve is always convex to the origin. So first let's see that what is convex shape and what is concave shape. जब इस तरीके से शेप होती है तो उसे हम convex shape कहते हैं, और जब इस तरीके से शेप आती है तो उसे हम concave shape कहते हैं। अब ये कॉन्वेक्स शेप होती क्यों है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। MRS मीन्स अभी हमने पढ़ा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हर बार हम क्या देख रहे थे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीज हो रहा था। 15 - 10 5, 10 - 6 4, 6 - 3 3, 3 - 1 2। हर बार हमारा MRS डिक्रीज हो रहा था। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा था? MRS डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमारा जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर बार डिक्रीज हो रही थी। अगर यही चीज़ इंक्रीज हो तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बनेगा, लेकिन डिक्रीज हो रही है तो हमारा ग्राफ हमेशा इस तरीके से बनता है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, सेम रीज़न। It implies that if the consumer decides to have more units of one good, which he will have, then he will have to reduce the other unit. Unit of another goods. अगर एक चीज़ का आप कंजम्पशन इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरे का कंजम्पशन आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए दोनों का कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, ऑरेंजेस का भी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है और एप्पल्स का भी कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, उस केस में हमारा ग्राफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यानी ये एक फंडामेंटल रूल है कि अगर x और y एक्सिस पर जो चीज़ें हैं वो दोनों इंक्रीज़ कर रही हैं तो आपका ग्राफ हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन x एक्सिस इंक्रीज़ कर रही है और y एक्सिस y पर जो चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ कर रही हैं, यानी एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, इस केस में हमारा ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनता है। यहाँ पर ही नहीं, आपने जब लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ देखा था वहाँ पर भी यही हो रहा था। एज द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता था? इस तरीके से बनता था। वहीं सप्लाई के केस में एज द प्राइस इंक्रीजेज सप्लाई इंक्रीजेज, तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता था? इस तरीके से।
ठीक है, तो एक चीज़ जब बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ होना है। और यहाँ पर क्या है, हमने जो एप्पल और ऑरेंजेस का देखा था कि MRS वॉज डिक्रीजिंग, सो द ग्राफ विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Now let's see the third property of indifference curve, which is higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में, जब हमने इंडिफरेंस मैप पढ़ा था कि जैसे जैसे आपका इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पर होगा वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि आपका जो एरिया कवरिंग है IC1 में वो सबसे कम होगा, IC2 में उससे ज़्यादा होगा, IC3 में उससे ज़्यादा होगा और IC4 में सबसे ज़्यादा एरिया कवर होगा। तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो भी IC4 में सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो इंडिफरेंस कर्व है, हमेशा हम इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाते हैं? ये कभी भी इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इस इंडिफरेंस कर्व पर IC1 पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट है और IC2 पर लेवल ऑफ जो सेटिस्फैक्शन है वो डिफरेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि IC1 पर जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वही सेम सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा IC2 पर है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल। हर कॉम्बिनेशन का जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो अलग होगा। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये आज की वीडियो मेरी पूरी आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड अप्रोच पर थी। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, subscribe it and share it. Thank you.